बादलों में जादुई दो साड़ी का घर। बहुत समय पहले की बात है। रामपुर नामक गांव में हेलेनी जादूगरनी अपनी दो बेटियों के साथ रहा करती थी। बड़ी बेटी का नाम चंचल था तो छोटी बेटी का नाम मोहिनी था। हेलेनी बहुत ही नेक दिल जादूगरनी थी। वह अपने जादू का इस्तेमाल हमेशा दूसरों की भलाई के लिए किया करती थी। हेलेनी हमेशा मुसीबत में आए लोगों की सहायता करती थी, जिस वजह से हेलेनी जादूगरनी का बहुत ही नाम था। हर कोई उसकी खूब तारीफ और इज्जत किया करते थे। हेलेनी के होते उस गांव के लोग बहुत ही ज्यादा खुश रहा करते थे। ऐसे ही समय का पहिया धीरे धीरे घूम रहा था। एक बार हेलेनी जादूगरनी बहुत ही ज्यादा बीमार हो जाती है। तभी वो अपने दोनों बेटियों को अपने पास बुलाती है और उनसे कहती है, चंचल और मोहिनी, मेरी प्यारी बेटियों, मैंने बहुत कोशिश की थी तुम लोगों को भी अपना जादू सिखा दूं, लेकिन मैं इस काम में नाकामयाब रही। मैं तुम दोनों को अपना जादू नहीं सिखा पाई और अब मुझे लगता है मेरे जाने का समय निकट आ गया है। मेरे जाने के बाद तुम दोनों का पालन पोषण कैसे होगा? कौन तुम्हारा ख्याल रखेगा? इसलिए मैंने पहले ही बादलों में साड़ी का घर बनाकर रख दिया था, लेकिन कुछ समय पहले ही मुझे पता चला कि वहाँ पर एक और साड़ी का घर है। इसलिए अब तुम दोनों बहनों को बादलों में जाना होगा और वहाँ से असली वाला जादुई साड़ी का घर लेकर आना होगा। माँ, आप ये कैसी बातें कर रही हो? आपको कुछ नहीं होगा माँ, आप जल्दी से ठीक हो जाओगी। आप मुझे बताइए, मैं कौन सी जड़ी बूटी पीसकर आपको पिलाऊं जिससे आपकी तबीयत ठीक हो जाए? नहीं प्यारी बेटी, अब कुछ नहीं हो सकता। मैंने हर तरह का जादू करके देख लिया, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। चंचल बेटी, तुम्हारी बहन मोहिनी अभी नादान है, वह तुम्हारी तरह समझदार नहीं है। अपनी बहन का अच्छे से ध्यान रखना और मेरी तरह ही तुम उस जादुई साड़ी के घर से लोगों की सहायता करना। यह मेरा जादुई कालीन है जिस पर बैठकर तुम उड़ते हुए बादलों में चली जाओगी और वहाँ से जादुई साड़ी का घर लेकर आ जाओगी। हमेशा खुश रहना मेरी बच्चियों, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम दोनों के साथ है। दोनों बहन आपस में प्यार से रहना। इतना कहकर हेलेनी जादूगरनी ने हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। यह देखकर दोनों बहन फूट फूट कर रोने लगी। माँ, उठिए ना माँ, माँ आप हमें ऐसे अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। आपके बिना हम कैसे रहेंगे माँ? हमें छोड़कर मत जाइए माँ, आखिर आपके सिवा हमारा इस दुनिया में है ही कौन? उठो माँ, हम दोनों बहनों की आपकी बहुत जरूरत है माँ। कोई भी बच्चा अपने माँ के बिना कैसे रह सकता है? हम आपके बिना नहीं रह सकते माँ। आपने तो अपने जादू से अब तक कितने लोगों की जान बचाई है, अब आप अपनी भी जान बचा लीजिए ना माँ। वापस आ जाइए माँ, आंखें खोलिए। दोनों बहनों का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था, लेकिन कहते हैं ना, जो एक बार चला जाता है वह कभी लौट कर नहीं आता। कुछ समय बाद दोनों बहन गांव वालों के साथ मिलकर अपनी मां का अंतिम संस्कार कर देते हैं और उदास मन से घर आ जाते हैं। घर आने के बाद मोहिनी चांदनी से कहती है, सुनो चंचल की बच्ची, बादलों में जो साड़ी का घर है उसे लेने बादलों में मैं जाऊंगी। मैं तुम्हें अपने साथ वहाँ लेकर नहीं जाऊंगी। माँ हमेशा मुझे नादान ना समझ कहकर डांटा करती थी ना, अब तुम देखना उन दोनों जादुई साड़ी के घर से असली साड़ी का घर मैं कैसे चुनकर अपने साथ लेकर आती हूँ और फिर सबको पता चल जाएगा कि मैं कितनी समझदार हूँ। मोहिनी, यह तुम्हें क्या हो गया है? माँ के कहने का मतलब वह नहीं था, तुम गलत समझ रही हो। तुम छोटी हो ना, इसलिए माँ ने ऐसा कहा। माँ ने हमसे कहा था हम दोनों को बादलों में जाकर वह साड़ी के घर को लेकर आना है। तुम वहाँ अकेले नहीं जा सकती, हो सकता है वहाँ तुम्हारी जान को कोई खतरा हो। बस बस रहने दे, आई बड़ी मुझे ज्ञान देने वाली। मैं अब कोई छोटी बच्ची नहीं रही, मुझे अच्छे से पता है खतरों का कैसे सामना किया जाता है। मुझे डराने की कोशिश मत कर। मैंने कह दिया ना, मैं वहाँ अकेले जाऊंगी तो अकेले ही जाऊंगी, समझी?
चंचल मोहिनी को बहुत ही समझाने की कोशिश करती है, लेकिन मोहिनी चंचल की बात नहीं सुनती और वह उसे धक्का देकर वहां से गिरा देती है और तुरंत जादुई कालीन पर बैठकर आसमान में उड़ने लगती है। कुछ समय बाद मोहिनी बादलों में पहुंच जाती है, जहां उसे एक बहुत ही बूढ़ी परी मिलती है। अरे बेटा, जरा मेरी मदद कर दो, मेरे पंखों में बहुत दर्द हो रहा है। कृपया करके तुम मुझे अपने जादुई कालीन पर बैठाकर मुझे मेरे घर छोड़ दो। मैं बहुत मुसीबत में हूँ बेटा, मेरी मदद कर दो, तुम्हारा एहसान होगा बेटी। चल हट बुढ़िया, तूने मुझे क्या समझ रखा है? मैं यहाँ तेरी मदद के लिए आई हूँ। चल हट मेरे रास्ते से। मैं यहाँ अपने माँ का बनाया हुआ बादलों में से जादुई साड़ी का घर लेने आई हूँ। मुझे उसके लिए देर हो रही है, मुझे जाना है। किसी और से मदद मांग, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। भाग यहाँ से। ऐसा कहकर मोहिनी उस बूढ़ी परी को फटकार कर वहाँ से भगा देती है और आगे चली जाती है। थोड़ी ही देर उड़ने के बाद उसे वहाँ 2 चिड़िया नजर आती है जो जख्मी हालत में होती है। सुनो लड़की, हम यहाँ कब से किसी के आने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन यहाँ कोई नहीं आया। कृपया हमारी मदद करो, हमें हमारे घर तक छोड़कर आ जाओ, हम उड़ नहीं पा रहे। तुम्हारी बहुत मेहरबानी होगी। हमारे बच्चे कब से भूखे प्यासे हमारा राह देख रहे हैं। तुम्हारे बच्चे कैसे भी राह देख रहे हैं, मुझे उससे क्या? मैंने क्या तुम सबका मदद करने का ठेका ले रखा है? हटो यहाँ से और जाने दो मुझे। सुनो लड़की, हमारी मदद कर दो, बदले में मैं तुम्हें अपने सारे खजाने दे दूंगी। हमें धन का कोई लालच नहीं है, हमें हमारे बच्चों से ज्यादा धन दौलत जरूरी नहीं है, इसलिए हमारी मदद करो। मैं तुम्हें बहुत सारे खजाने दूंगी। अब तो तुम मेरी मदद करोगी ना? खजाना? हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं मदद करूंगी। अगर तुम मुझे इतने सारे दौलत दोगी तो उससे तो मुझे जिंदगी में कभी भी किसी चीज की कोई कमी ही नहीं होगी। आओ आओ, जल्दी से बैठ जाओ मेरी जादुई कालीन पर। मोहिनी धन के लालच में आकर उन दोनों जख्मी चिड़िया को अपनी जादुई कालीन पर बिठा लेती है। जैसे ही दोनों चिड़िया जादुई कालीन पर आती है, तभी वह दोनों बहुत ही खतरनाक चुड़ैल के रूप में बदल जाती है। हा 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 हा। बेवकूफ लड़की, पहले तो तुम हमारी मदद नहीं कर रही थी, लेकिन जैसे ही हमने तुम्हें धन का लालच दिया, तुम तो तुरंत हमारे लालच में आ गई। हा 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 हा। बहुत दिन हो गए, बादलों में कोई इंसान नहीं आया। अब हम दोनों तुम्हारा खून पिएंगे। बहुत दिनों से प्यासे थे। हम इस जादुई कालीन पर तब तक नहीं बैठ सकते थे जब तक तू मुझे खुद से बैठने को नहीं बोलती, इसलिए हमने तुम्हें धन दौलत का लालच दिया। हा 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 हा। तुझे खाने में बहुत ही मजा आएगा। हा 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 हा। ना 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 नहीं, चुड़ैल जी मुझे छोड़ दो, मेरी कोई गलती नहीं है। कृपया मुझे माफ कर दो, मुझे मत मारो। मैं तो बस यहाँ अपनी माँ का बनाया हुआ जादुई साड़ी का घर लेने आई हूँ। मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे छोड़ दो प्लीज, मुझे जाने दो। हा 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 हा। ऐसे कैसे तुझे छोड़ दे? इतनी मुश्किल से तो हाथ आई हो। वैसे हमने भी तुम्हारी माँ की तरह ही बादलों में जादुई साड़ी का घर बना रखा है। मैं तुम्हें वहीं लेकर जा रही हूँ, वहीं रखकर तुम्हारा थोड़ा थोड़ा करके खून पीऊंगी। बहुत मजा आएगा। हा 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 हा। ऐसा कहकर वो दोनों चुड़ैल मोहिनी को दूसरे जादुई साड़ी के घर में ले जाते हैं और वहाँ जाकर उसका थोड़ा थोड़ा कर खून पीते हैं, जिससे मोहिनी वहीं बेहोश होकर गिर जाती है। वहीं दूसरी तरफ चंचल अपनी बहन मोहिनी को लेकर बहुत ही ज्यादा परेशान थी, क्योंकि मोहिनी को बादल में गए कई दिन हो गए थे और वह अभी तक लौटकर नहीं आई थी। मेरी बहन को तो अब तक बादलों में से जादुई साड़ी का घर लेकर आ जाना चाहिए था। इतने दिन हो गए, वह अभी तक नहीं आई। कहीं वह कोई मुसीबत में तो नहीं है। लेकिन मैं तो बादलों में जा भी नहीं सकती हूँ, क्योंकि जादुई कालीन तो मोहिनी के पास है। अब मैं वहाँ कैसे जाऊँ?
मुझे मोहिनी की बहुत ही ज़्यादा चिंता हो रही है। अब मैं क्या करूं? मैं वहां कैसे जाऊं? अगर मोहिनी को कुछ हो गया तो मैं माँ को क्या जवाब दूंगी? मैं कैसी बहन हूँ? मेरी बहन मुसीबत में है और मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। ऐसा सोचकर चंचल बहुत ही रो रही थी। तभी चंचल के सामने एक और जादुई कालीन आ जाता है। चंचल जल्दी से उस जादुई कालीन पर बैठकर आसमान में चली जाती है। तभी बादलों में चंचल को एक लाचार परी मिलती है। बेटा, क्या तुम मुझे अपने इस जादुई कालीन पर बिठाकर मेरे घर छोड़ सकती हो? मैं बहुत लाचार हूँ और खुद से वहाँ नहीं जा सकती। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आइए मेरे कालीन पर बैठ जाइए, मैं आपको आपके घर छोड़ दूंगी। ऐसा कहकर चंचल उस बूढ़ी परी को अपने जादुई कालीन पर बिठा लेती है और उन्हें उनके घर तक छोड़ देती है। बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम बहुत ही ज्यादा अच्छी और नेक दिल हो। तुम्हारा दिल बहुत ही निर्मल है, वरना आज के समय में कोई किसी की मदद नहीं करता। लेकिन बेटी, तुम बादलों में क्यों घूम रही हो? क्या तुम यहाँ कुछ ढूंढ रही हो? हाँ परी जी, मुझे यहाँ पूरे 1 दिन हो गया बादलों में घूमते घूमते, लेकिन मुझे जादुई साड़ी के 2 घर कहीं नजर नहीं आ रहे। उस घर में से एक घर मेरी माँ के द्वारा बनाया हुआ है और दूसरा घर नकली है। मैं उसी की तलाश में यहाँ आई हूँ। कुछ दिन पहले मेरी बहन भी उसी घर की तलाश में यहाँ आई थी, लेकिन अब तक उसका भी कोई अता पता नहीं है। बस इसी वजह से मैं परेशान हूँ। पता नहीं वह जादुई साड़ी का घर कहाँ है। बेटी, तुमने मेरी बहुत मदद की है, इसलिए मैं तुम्हें वहाँ जाने का रास्ता बताती हूँ। यहाँ से दाएं जाना और फिर बाएं और फिर वहाँ से सीधी चलती जाना, तुम्हें तुम्हारी मंजिल नजर आ जाएगी। उस बूढ़ी परी के बताए हुए रास्ते से चांदनी उस जादुई 2 साड़ी के घर तक पहुँच जाती है। तभी उसे पहले साड़ी घर में से आवाज आती है, चंचल आओ आओ, मेरे जादुई साड़ी घर के अंदर आओ। मेरे घर के अंदर तुम्हें खूब सारे हीरे जवाहरात धन दौलत मिलेंगे। मेरे घर के अंदर आओ और मुझे अपने साथ ले चलो। चंचल, मेरे घर के अंदर आओ। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे बीमार हैं जिन्हें मदद की सख्त जरूरत है। अगर तुमने उसकी मदद नहीं की तो वो मर जाएंगे। कृपया मेरे घर में आकर उन बच्चों की जान बचा लो चंचल। अब फैसला तुम्हारे हाथों में है कि तुम मासूमों का जान बचाती हो या धन दौलत को चुनती हो। नहीं जादुई साड़ी के घर, मुझे धन दौलत का लालच नहीं है। मैं उन बीमार बच्चों को ठीक करना चाहती हूँ। धन दौलत का क्या है, एक दिन तो उसे खत्म हो ही जाना है, लेकिन उन बच्चों की दुआएं हमेशा मेरे साथ रहेगी। मैं उन सभी बीमार बच्चों को ठीक करना चाहती हूँ जादुई साड़ी के घर। इतना बोलकर चंचल दूसरे जादुई साड़ी के घर में चली जाती है और उसके अंदर जाकर वह देखती है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है, क्योंकि वह घर बहुत ही ज्यादा धन दौलत से भरा हुआ था। तभी जादुई साड़ी के घर से आवाज आती है, चंचल, तुमने धन दौलत का लालच नहीं किया, तुमने बच्चों की मदद करने का फैसला किया। इससे पता चलता है कि तुम ही जादूगरनी हेलेनी की बेटी हो, क्योंकि वह भी हमेशा दूसरों की मदद किया करती थी। अब तुम मुझे अपने साथ अपने घर ले जा सकती हो। हे जादुई साड़ी के घर, मेरी बहन भी यहाँ पर आपको लेने आई थी, लेकिन मैं जानती हूँ वह थोड़ी लालची है। कहीं वह लालच में आकर किसी मुसीबत में ना फंस गई हो। मुझे अपनी बहन को यहाँ से लेकर जाना है, कृपया आप मेरी मदद कीजिए। अच्छा, इसका मतलब जादुई फ्रॉक के पहले घर में जो लड़की बेहोश पड़ी है वो तुम्हारी बहन है। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है चंचल। तुम्हारी माँ ने इस जादुई साड़ी के घर को बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली बनाया है और अब तुम्हारे अंदर भी बहुत सारी अद्भुत शक्तियाँ आ चुकी है। जाओ और अपनी बहन को वहाँ से बचाकर ले आओ। इतना सुनते ही चंचल पहले वाले जादुई साड़ी के घर में जाती है। तभी उसका सामना उन दोनों चुड़ैल से होता है और फिर चंचल अपनी शक्तियों से उन दोनों चुड़ैल को जलाकर भस्म कर देती है और अपनी बहन को होश में लेकर आती है।
दीदी मुझे माफ कर दो, माँ ने बिल्कुल सही कहा था, मैं अभी ना समझूं और तो और मेरे मन में लालच भी आ गया था, जिस वजह से मेरी आज ये हालत हो गई। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है दीदी। मैं कसम खाती हूँ कि मैं आज के बाद कभी लालच नहीं करूँगी और दूसरों की मदद भी करूँगी। दीदी प्लीज मुझे माफ कर दो दीदी। मोहिनी मेरी प्यारी बहन, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है, मुझे इस बात की खुशी है। तुम्हें अब माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब चलो, मुझे माँ का बनाया हुआ जादुई साड़ी का घर भी मिल गया, उसे लेकर अब घर चलते हैं। और फिर इस तरह दोनों बहनें उस जादुई साड़ी के घर को अपने साथ घर ले आती है और खुशी खुशी उस जादुई साड़ी के घर में रहने लगती है। सौतेली माँ और जादुई गुलाब का फूल। एक समय की बात है, एक गांव में सुमन नाम की एक लड़की अपनी सौतेली माँ करुणा और सौतेली बहन मीनाक्षी के साथ रहा करती थी, क्योंकि सुमन की माँ का कुछ साल पहले ही एक बीमारी की वजह से देहांत हो गया था, जिसके बाद उसके पिता मनमोहन ने करुणा नाम की एक औरत से दूसरी शादी कर ली थी। लेकिन करुणा ने घर में आते ही सुमन पर अत्याचार करना शुरू कर दिया था, क्योंकि उसने मनमोहन से सिर्फ पैसों के लिए ही शादी की थी। इसलिए वो सुमन को कभी भी प्यार नहीं किया करती थी और सारा प्यार अपनी बेटी मीनाक्षी पर ही लुटाया करती थी और सुमन से घर का सारा काम करवाया करती थी और उसे खाने के लिए पेट भर खाना भी नहीं दिया करती थी। ऐसे ही एक दिन मीनाक्षी सुमन से कहती है, अरे सुमन, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, तुम जल्दी से मेरे लिए खाना लेकर आओ। सुनो मीनाक्षी, वो मैं बाहर कुछ काम कर रही हूँ, तो तुम खुद जाकर खाना ले लो। सुमन की ये बात सुनकर करुणा सुमन पर गुस्सा करने लगती है। अरे तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरी बेटी को मना कर रही है? चल जा जल्दी से और पहले मेरी बेटी को खाना निकाल कर दे। करुणा की बात सुनकर सुमन चुपचाप से जाकर मीनाक्षी को खाना निकाल कर दे देती है और मीनाक्षी कहती है, अरे तुम्हें तो आदत सी हो गई है माँ की डांट सुनने की, बिना डांट सुने तो तुमसे कोई काम ही नहीं होता है। अरे अगर पहले ही मेरी बात मान ली होती तो मेरी माँ का इतना दिमाग खराब नहीं होता। उसी समय वहाँ पर सुमन के पिता मनमोहन आ जाते हैं और सुमन से कहते हैं, अरे सुमन, तुम जल्दी से मेरे लिए खाना निकाल दो, मुझे किसी काम से बाहर जाना है। ठीक है पिताजी। इतना कहकर सुमन खाना लेने अंदर जा ही रही होती है। उसी समय करुणा कहती है, अरे तू पहले जाकर घर का सारा काम खत्म कर, खाना मैं ला कर दे देती हूँ। इतना कहकर करुणा मनमोहन को खाना लाकर दे देती है और वो एक साथ बैठकर खाना खाने लगते हैं। तभी मनमोहन कहता है, अरे करुणा, मीनाक्षी को भी बुला लो, वो भी हमारे साथ बैठकर खाना खा लेंगी। अरे आप चिंता मत करिए, उस मीनाक्षी ने तो पहले ही खाना खा लिया है, वैसे भी वो कौन सा हम लोगों का इंतजार करती है, आप बस खामखा उसकी चिंता करते रहते हैं। अरे कोई बात नहीं, वो भी वक्त के साथ समझदार हो जाएगी। मनमोहन के पूछने पर करुणा उससे झूठ बोलती है कि सुमन ने खाना खा लिया है, बल्कि सुमन से तो वो दिन भर बस घर का काम ही करवाती रहती है और छोटी मोटी गलतियों पर उसे हमेशा ताना मारा करती है। लेकिन सुमन हमेशा चुपचाप ये सब बर्दाश्त करती रहती है और ऐसे ही उसके दिन गुजरने लगते हैं और सुमन हमेशा ऐसे ही घर का सारा काम किया करती और काम करने के बाद वो अपने आंगन में लगे एक गुलाब के पौधे की खूब सेवा किया करती थी और उसमें हमेशा जब भी पानी डालने जाया करती तो घंटों उस गुलाब के फूलों से बातें किया करती। ऐसे ही एक दिन जब करुणा उस गुलाब के फूल को तोड़ रही होती है तो उसके हाथ में कांटे चुभ जाते हैं, जिससे कि वो चिल्लाते हुए कहती है, हे भगवान, इस फूल के चक्कर में तो मेरे हाथ में कांटा चुभ गया। पता नहीं उस मनहूस ने ये कैसा फूल का पौधा लगाया है, आज तो मैं इस फूल के पौधों को उखाड़ कर ही फेंक दूंगी। उसी समय सुमन वहाँ आती है और कहती है, अरे माँ, आप ठीक तो है ना, आपको दर्द तो नहीं हो रहा? उसी समय करुणा सुमन को एक थप्पड़ मारती है और कहती है, अरे आज तेरी वजह से मुझे ये कांटा चुभ गया, पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी में तूने ये पौधा लगाया था।
पर माँ, इसमें मेरी क्या गलती है? करुणा हमेशा सुमन के साथ ऐसा ही व्यवहार किया करती थी, लेकिन सुमन कभी भी इस बारे में अपने पिता से कुछ नहीं कहती थी, बस सब कुछ चुपचाप सहे जा रही थी। तभी ऐसे ही एक दिन जब सुमन गुलाब के पौधे में पानी डालने जाती है, तो वो देखती है कि उस गुलाब के पौधे पर बहुत ही सुंदर एक गुलाब का फूल लगा हुआ है। और सुमन जैसे ही उस गुलाब के फूल को तोड़कर अपने कमरे में जा रही होती है, उसी समय मीनाक्षी कहती है, अरे वाह, ये तो बहुत ही सुंदर फूल लग रहा है, इसे तो मेरे बालों में होना चाहिए, चला ये फूल मुझे दे। उसी समय मीनाक्षी सुमन के हाथ में से वो फूल छीन लेती है और जैसे ही वो उस फूल को अपने बालों में लगाने लगती है, वैसे ही उसके हाथ में एक कांटा चुभ जाता है। अरे ये फूल तो पूरा कांटों से भरा है, पता नहीं वो मीनाक्षी की बच्ची कहाँ से ये लेकर आई थी। उसके बाद मीनाक्षी गुस्से में जाती है और वो फूल मीनाक्षी के ऊपर फेंक देती है। और ऐसे ही दोनों माँ बेटी मिलकर सुमन को हमेशा परेशान किया करती थी। लेकिन एक दिन गांव के राजा महेंद्र प्रताप के यहाँ एक समारोह रखा जाता है, जिसमें राजकुमार अशोक अपने लिए एक जीवन साथी चुनने वाले थे। इसलिए वो गांव की सभी लड़कियों को अपने महल में आने के लिए निमंत्रण देते हैं। और ये सुनकर मनमोहन अपनी दोनों बेटी और अपनी पत्नी करुणा के साथ समारोह में जाने की तैयारी कर रहा होता है। लेकिन करुणा उसी समय अपनी बेटी से कहती है, अरे बेटी, हम इस सुमन की बच्ची को अपने साथ वहाँ नहीं ले जा सकते, हमें कुछ न कुछ तो करना ही होगा। उसी समय मीनाक्षी कहती है, माँ आप चिंता मत करिए, मेरे होते हुए वो मीनाक्षी की बच्ची वहाँ नहीं जा सकती। इतना कहकर मीनाक्षी अपने हाथों में तेल की कटोरी लेकर सुमन के कमरे में जाती है और सुमन के कपड़ों पर तेल गिरा देती है और कहती है, अरे सुमन, अब तो क्या करेगी? तेरे पास तो ये एक ही जोड़ी कपड़े थे, अब तू क्या पहनकर समारोह में जाएगी? मीनाक्षी, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तुमने मेरे सारे कपड़े खराब कर दिए। अब मैं समारोह में क्या पहनकर जाऊंगी? अब तुम घर पर बैठकर बस सड़ती रहो, समारोह में तो मैं अकेली ही जाऊंगी। इतना कहकर मीनाक्षी अपने पिता और माँ के साथ समारोह में चली जाती है और सुमन बेचारी उस गुलाब के फूल के पास जाकर रोने लगती है। उसी समय उस गुलाब के फूल से एक आवाज आती है, अरे सुमन, तुम क्यों इतना परेशान हो? सुमन अचानक वो आवाज सुनकर इधर उधर देखने लगती है और कहती है, कौन है यहाँ? डरो मत सुमन, मैं तुम्हारा लगाई हुई जादुई गुलाब का फूल हूँ और मैं आज तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, क्योंकि तुम हमेशा मेरी इतनी सेवा करती हो, इसलिए मैं भी तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। तो बताओ तुम क्यों इतना परेशान हो? उसके बाद सुमन उस जादुई गुलाब के फूल को अपनी सारी परेशानी बताती है। तभी वो जादुई गुलाब का फूल कहता है, तुम चिंता मत करो सुमन, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तुम मेरे गुलाब के फूल को तोड़कर अपने सर पर लगा लो और तुम्हें जो चाहिए वो मांग लो, ये जादुई गुलाब का फूल तुम्हें वो दे देगा। उसके बाद सुमन जैसे ही उस जादुई गुलाब के फूल को अपने सर पर लगाती है, वैसे ही वो एक सुंदर सी ड्रेस में आ जाती है और उसके शरीर पर हीरे मोतियों से जेवरात आ जाते हैं। और सुमन अपने आप को इतनी सुंदर ड्रेस में देखकर बहुत खुश हो जाती है। अरे वाह, इतनी सुंदर ड्रेस और इतने सुंदर सुंदर जेवरात मैंने तो आज तक नहीं देखे। इतना कहकर सुमन खुश होकर समारोह में चली जाती है। और जैसे ही सुमन उस समारोह में पहुंचती है तो सबकी नज़र सिर्फ सुमन पर ही होती है और हर कोई सुमन की खूबसूरती की तारीफ कर रहा होता है। उसी समय राजकुमार अशोक की नज़र सुमन पर पड़ती है और वो सुमन की खूबसूरती देखकर उसमें खो जाते हैं और वो उससे बात करने के लिए उसके पास जाते हैं। सुनिए, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? क्योंकि आप मुझे बहुत पसंद है और मैंने आपकी जैसी खूबसूरत लड़की आज तक नहीं देखी। सुमन राजकुमार अशोक की बात सुनकर अपनी नजरें नीचे झुका लेती है और चुपचाप वहां से भाग जाती है। लेकिन भागते समय उसके कान का एक ईयररिंग वहां पर गिर जाता है और वो जल्दी से अपने घर आ जाती है। और घर आकर उसे पता चलता है कि उसका एक ईयररिंग उसके कान में नहीं होता।
अरे मेरा एक कान का ईयरिंग कहाँ गया? इतना कहकर सुमन पूरे घर में अपने कान का ढूंढने लगती है, लेकिन उसी समय उसके घर के सभी लोग वापस आ जाते हैं और सुमन डर के मारे अपने सर से वो गुलाब का फूल निकाल देती है और गुलाब का फूल निकालते ही सुमन फिर से पहले के जैसे ही हो जाती है। और उसी समय उसकी बहन अपनी माँ से कहती है, अरे माँ, आपने उस लड़की की ड्रेस देखी थी? कितनी सुंदर लग रही थी। मुझे भी वैसी ही ड्रेस चाहिए। सही कहा बेटी तूने, लेकिन वो ड्रेस मिलेगी कहाँ से? वहीं दूसरी तरफ राजकुमार अशोक को सुमन के कान का ईयरिंग मिल जाता है और वो कहता है, अरे ये तो उसी लड़की का ईयरिंग है, लेकिन वो कहाँ चली गई? पर कोई बात नहीं, मैं उस लड़की को ढूंढ कर ही रहूँगा। वहीं दूसरी तरफ सुमन को नींद नहीं आ रही होती, ये सोचकर कि उसका इतना सुंदर ईयरिंग पता नहीं कहाँ गिर गया। इसलिए सुमन पूरी रात परेशान रहती है और अगले दिन राजकुमार अशोक खुद उस ईयरिंग को लेकर पूरे गांव में उस लड़की को ढूंढने लगते हैं। और पूरे गांव में घूमने के बाद वो कुछ देर बाद सुमन के घर के पास पहुंचते हैं और वहां वो उसके पिता से कहता है, देखिए, मुझे ये ईयरिंग कल समारोह में मिली थी, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये ईयरिंग किसकी है? उसी समय करुणा और मीनाक्षी भी बाहर आ जाते हैं और करुणा अपनी बेटी से कहती है, अरे बेटी, ये ईयरिंग तो तुम्हारे है ना? कल शायद तुमसे वहाँ पर गिर गए होंगे। हाँ माँ, ये तो मेरी ईयरिंग है। उसी समय सुमन बाहर आ जाती है और कहती है, अरे ये ईयरिंग तो मेरी है, मैं कब से इसे ढूंढ रही थी। और सुमन इतना कहकर जैसे ही वो ईयरिंग राजकुमार अशोक के हाथ से लेती है, वैसे ही राजकुमार अशोक कहता है, अरे क्या तुम वही लड़की हो? और अगर ऐसी बात है तो मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तो बताओ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? राजकुमार अशोक की बातें सुनकर सुमन शर्मा जाती है और अपनी नजरें नीचे झुकाते हुए हाँ कहती है। और कुछ ही दिनों में सुमन की शादी राजकुमार अशोक के साथ बड़े ही धूमधाम से हो जाती है। लेकिन ये देखकर करुणा और मीनाक्षी बिल्कुल भी खुश नहीं थे, क्योंकि जिस लड़की को उन्होंने नौकरानी बनाकर रखा था, आज वो एक महल की रानी बनने जा रही थी। और ये देखकर वो लोग सुमन से और भी जलने लगते हैं। सोनाली और पूनम दोनों बहुत ही अच्छी सहेली थी। दोनों में बहुत ही घनिष्ठ दोस्ती थी। दोनों का इस दुनिया में कोई नहीं था। दोनों सगी बहनों की तरह मिलजुल कर रहती थी। सोनाली और पूनम दोनों कंगन बेचने का काम किया करती थी। सोनाली दिखने में बहुत सुंदर थी, वहीं पूनम सांवली और छोटी हाइट की थी, जिसका लोग अक्सर मजाक उड़ाया करते थे। लेकिन सोनाली हर वक्त पूनम के लिए ढाल बनकर खड़ी रहती। एक दिन सोनाली और पूनम कंगन बेचने जा रही थी, तभी उसे गांव की कुछ लड़कियां उसे देखकर कहती है, अरे सोनाली, ये क्या अपने साथ इस काली नाटी पूनम को लेकर घूमती रहती हो? ये इतनी छोटी है, ये तुम्हारी मदद करने की जगह उल्टा तुम्हें ही इसका ख्याल रखना पड़ता होगा। हाँ सोनाली, थोड़ा ध्यान से देखना, बेचारी कहीं गुम ना हो जाए, छोटी हाइट की जो है। तुम्हें हमारी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम अपना ख्याल रखो, समझ गई? और आइंदा से मुझे समझाने की कोशिश मत करना, वरना मैं तुम लोगों को ऐसा समझाऊंगी कि जिंदगी भर याद रखोगी। अब तुम लोग चलो यहाँ से, निकलो। क्यों सबसे झगड़ा मोल लेती रहती हो? सोनाली, उसने गलत ही क्या कहा? अब मैं नाटी और काली हूँ तो सब नाटी ही बोलेंगे ना? क्यों कहेंगे? उनको ये हक किसने दिया? यहाँ किसी को भी किसी का मजाक उड़ाने का कोई हक नहीं है, और खास करके कोई मेरी सहेली का मजाक उड़ाए, मुझे ये हरगिज बर्दाश्त नहीं है। ऐसे ही बातें करते हुए दोनों सहेली कंगन बेचने चली जाती है। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन पूनम का जन्मदिन आया। हैप्पी बर्थडे माय स्वीट हार्ट, तुम जियो हजारों साल। थैंक यू सोनाली, काश हम लोगों के भी माँ बाबा जिंदा होते, फिर कितना मजा आता ना, हम सब साथ मिलकर बर्थडे मनाते। वो तो है, पर छोड़, मैं हूँ ना, मैं तुम्हारे बर्थडे सेलिब्रेट करूँगी। आई लव यू सोनाली, तुम मेरे लिए मेरे अपनों से बढ़कर हो।
मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि तुम मेरी दोस्त हो। पूनम, आखिर तुम्हारे सिवा मेरा है ही कौन? मुझे आज भी याद है कैसे तुम बचपन में खुद भूखी रहकर मुझे अपने हिस्से का खाना भी दिया करती। तुमने भी बहुत कुछ किया है मेरे लिए। अगर उस दिन तुमने मुझे उस कचरे के डब्बे से उठाकर अपने साथ अपने घर नहीं लाती तो शायद आज मैं इस दुनिया में नहीं होती। मैं आज जो भी हूँ सब तुम्हारी वजह से हूँ। भगवान ने उस दिन तुम्हें मुझसे मिलाकर मुझे एक नई जिंदगी दी। उस दिन तुम मुझे मिली और फिर हमारी जिंदगी में सब कुछ अच्छा होता चला गया। हाँ, और आगे भी अच्छा ही होने वाला है। अच्छा, मैंने आज तेरे जन्मदिन पर तेरे लिए एक बहुत ही खास तोहफा लेकर आई हूँ। ये देखो, ये एक जादुई सैंडल और कंगन है। इस कंगन को पहनते ही तुम बहुत ही सुंदर हो जाओगी और इस सैंडल को पहनते ही तुम्हारी हाइट भी बहुत अच्छी हो जाएगी और फिर तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की बन जाओगी। पूनम खुशी खुशी उस कंगन और सैंडल को पहन लेती है। तभी एक चमत्कार होता है और पूनम बहुत ही खूबसूरत लड़की में बदल जाती है। अरे वाह सोनाली, मैं तो सच में बहुत सुंदर हो गई। ये तो वाकई जादुई कंगन और सैंडल है। आखिर ये तुम्हें कहाँ से मिला? आज शाम को मेरी दुकान पर एक परी आई थी। मैंने उन्हीं से ये तेरे लिए लिया है। थैंक यू सो मच सोनाली। सच में तुम मेरे लिए कितनी सोचती हो। और फिर दोनों कंगन बेचने चली जाती है। सोनाली, तुम यही दुकान का ध्यान रखो, मैं पानी लेकर आती हूँ। पीने का पानी खत्म हो गया है। पूनम पानी लेने झरने पर चली जाती है। तभी वह देखती है पानी में से कोई मदद के लिए पुकार रहा है। बचाओ बचाओ बचाओ। पूनम बिना कुछ सोचे समझे पानी में कूद जाती है और तैरकर उसे बचा लेती है। अरे तुम तो बहुत बहादुर हो। तुमने तो मुझे एक झटके में यूं पानी से बाहर निकाल दिया। मुझे तो लगा मैं अब डूब ही जाऊंगा। मरने का इतना ही शौक है तो कहीं और जाकर मरो। पानी में डूबकर पानी को क्यों गंदा करना चाह रहे हो? हम गांव वाले इसी पानी को पीकर अपनी प्यास बुझाते हैं। अरे आपसे ये किसने कहा कि मुझे मरने का शौक है? वो तो मेरा पैर फिसल गया था, वरना मरना तो मेरी डिक्शनरी में है ही नहीं। बाय द वे, माय नेम इज राहुल पांचाल एंड यू? पूनम बिना उसकी बातें को जवाब दिए वहाँ से मटका लेकर चली जाती है। हे सुनो, अपना नाम तो बताती जा। हेलो हेलो, ये तो अपना कंगन भी यहीं छोड़कर चली गई। अरे अपना कंगन तो लेती जाओ। राहुल को पूनम को देखते ही उससे प्यार हो जाता है। आंखों में सादगी, दिल में प्यार। मुझे बरसों से जिस लड़की का था इंतजार, वो लड़की तुम ही हो। मैं तुझे हर हाल में पाकर रहूंगा। उधर पूनम पानी भरकर अपने घर चली जाती है। राहुल पूनम को ढूंढते जा रहा होता है। तभी एक तेज गाड़ी उसकी तरफ आ रही होती है। सोनाली उसे देखकर उसे बचाने के लिए उसे दूसरी तरफ धक्का दे देती है और राहुल दूसरी तरफ जा गिरता है। ओह हेलो मिस्टर, देखकर नहीं चल सकते हो क्या? अंधे हो या जिंदगी से प्यार नहीं रहा? हाँ, प्यार को ही ढूंढने आया हूँ मैं। क्या? कुछ नहीं, मैं ये बोल रहा था कि आपके गांव की सारी लड़कियां क्या इतनी खूबसूरत होती है? सोनाली शर्मा जाती है और बोलती है, शहर का हर लड़का क्या आपकी तरह मासूम और भोला होता है? अब मेरा डायलॉग मेरे पे ही बोल रही हो। वेरी स्मार्ट। अच्छा, आप मेरा एक काम करोगी? मैं इस शहर में किसी को नहीं जानता। क्या आप मुझे अपने गांव में कहीं एक रूम दिलवा सकती हो? या आप मुझे उस कंगन वाली लड़की से मिलवा दोगी जिसकी मुझे तलाश है? बहुत तेज हो, लड़की देखी नहीं कि मेरे घर तक पहुंचने का ख्वाब देख लिया। और तुमसे ये किसने कहा कि मैं कंगन बेचती हूँ? जाओ जाओ, ये पूरा गांव ही कमरे से कम नहीं है। किसी भी पेड़ के नीचे रात गुजार लेना। जी धन्यवाद। वैसे मेरी जान बचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सोनाली को राहुल पहली नजर में ही अच्छा लगने लगता है। तभी उधर से पूनम आती है। क्या बात है, बड़ी खुश नजर आ रही हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। अगले दिन जब पूनम कंगन बेच रही होती है तभी राहुल वहाँ आता है। अच्छा, तो तुम यहाँ कंगन बेच रही हो? और मैंने पूरे गांव में तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा।
मेरा इस तरह पीछे करने का मतलब क्या है? देखो मिस, जो भी हो, पहली बात तो ये, आपका कंगन उस दिन नदी के किनारे छूट गई थी, वो देनी थी। और आपने जो उस दिन से मेरा दिल चुराकर अपने साथ ले आई, वो आपसे वापस लेना था। क्या मतलब? देखो तुम कौन हो, क्या करती हो मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने जब से तुम्हें देखा है तब से किसी और को देख ही नहीं पा रहा हूँ। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? देखो, मेरा इस दुनिया में मेरी बहन के सिवा कोई नहीं है। मैं अपने जिंदगी का इतना बड़ा फैसला अकेले नहीं ले सकती। मैं उससे इस बारे में पूछकर बताऊंगी। ओके बाबा, तुम जितना चाहो उतना वक्त ले लो, मैं तुम्हारे लिए इंतजार करने के लिए तैयार हूँ। तभी सोनाली उधर से आती है और पूनम फिर उसे राहुल के बारे में बताती है। ये सुनकर सोनाली की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं, क्योंकि वो भी राहुल को पसंद करती थी। और वो हिम्मत करके बोलती है, ए मिस्टर, मैं तुम जैसे लड़कों को बहुत अच्छे से जानती हूँ। जहाँ लड़की देखी नहीं कि उसके दिल के साथ खेलने आ जाते हो। क्या देखकर तुमने पूनम को शादी के लिए प्रपोज किया है? पूनम सुंदर है इसलिए ना? तो 1 मिनट रुको। इतना बोलकर सोनाली पूनम से जादुई सैंडल और जादुई कंगन लेकर जला देती है। कंगन और सैंडल जलते ही पूनम फिर से काली और नाटी हो जाती है। फिर सोनाली बोलती है, ये है मेरी बहन की सच्चाई। अब बताओ, क्या अब भी तुम इससे शादी करोगी? नहीं ना, मैं जानती थी तुम सारे लड़के एक जैसे ही हो। चलो पूनम। 1 मिनट रुको सोनाली, मैंने पूनम को दिल से अपनाया है। मुझे उसकी सुंदरता से कोई लालच नहीं है। अच्छा हुआ तुमने मुझे पूनम की सच्चाई बता दी। मेरे दिल में पूनम के लिए अब तो और भी ज्यादा प्यार बढ़ गया है। पूनम, मैं तुम्हारे सूरत से नहीं बल्कि तुम्हारे सीरत का कायल हूँ। और सोनाली, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं कभी तुम्हारी बहन को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने दूंगा। मुझे कोई भी जादुई सैंडल और कंगन की जरूरत नहीं है। राहुल की बात सुन के सोनाली कहती है, मुझे माफ कर दो राहुल, मैंने तुम्हें गलत समझा। तुम मेरी प्यारी बहन के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो। और फिर बड़ी ही धूमधाम से पूनम और राहुल की शादी हो जाती है। मेरी प्यारी दोस्त, ये लो तुम्हारा तोहफा, जादुई सैंडल और कंगन। हाँ, मेरी तरफ से तुम्हारी शादी का तोहफा है। मैं नहीं चाहती कि फिर से तुम्हें कोई नाटी और काली कहकर चिढ़ाए। इसके बाद पूनम सोनाली के गले लगकर उससे विदा लेती है और अपने शादीशुदा जिंदगी राहुल के साथ सुखमय पूर्वक व्यतीत करती है। फिर कुछ दिनों बाद राहुल के दोस्त से सोनाली की शादी हो जाती है। अब वह भी खुशी खुशी रहने लगती है।